लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 7 x पावर 5 x क्यूब एंड x रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस एक्सपेंशन में ये सारे कोफिशिएंट निकालने हैं और उसका नाम क्या रखना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको अपन y मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा y, तो x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5। अब बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं दोनों का, देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 5c नॉट एक्स पावर 5, 5c1 एक्स पावर 4 इंटू वाई, 5c2 एक्स क्यू वाई स्क्वायर डैश डैश। और ऐसे ही अगर आप ये वाला लिखोगे x माइनस वाई होल पावर 5 तो क्या होगा, 5c नॉट एक्स पावर 5 फिर माइनस आएगा 5c1 एक्स पावर 4y प्लस 5c2 एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस 5c3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड डैश डैश। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। जब भी ये ऑड आ रहा है ना 5cr में, जब भी r ऑड है, जैसे ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, फिर यहाँ पे 5c3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे टर्म डबल हो जाएंगे, जैसे 5c नॉट एक्स पावर 5, 5c नॉट एक्स पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 5c नॉट एक्स पावर 5, फिर अगला 5c एक्स क्यूब, और फिर एक और टर्म बचेगा 5c4 एक्स वाई पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। अब अपन ने जिसको y माना था उसकी वैल्यू दोबारा यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया 2, 5c नॉट 1 होता है तो ये सिंपली x पावर 5 बचा, 5c2 की वैल्यू 10 होती है तो ये हो गया 10 एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 5 होता है x इंटू वाई की पावर 4, तो y की पावर 4 मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको पूरा ही ओपन कर लीजिए, 2 टाइम्स x की पावर 5 10 x पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब, इसको खोलोगे 5 x पावर 7, फिर यहां से प्लस 1 तो ये 5x हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स पावर 4। अब एक एक करके सारे कोफिशिएंट अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अल्फा जो है x की पावर 7 का कोफिशिएंट है, तो वो आ गया 5 इंटू 2 10, तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद x की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 5 ये रहा, इसके साथ 2 आ जाएगा, तो अब बीटा की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x क्यूब का कोफिशिएंट है अपने पास, वो है आपका गामा, तो x क्यूब का कोफिशिएंट माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, और लास्ट डेल्टा इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x कहां पर है, यहाँ पे 5 इंटू 10। अब आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू, जो ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे अपन रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 10u प्लस बीटा की वैल्यू 2 v इज इक्वल्स टू 18, और गामा u, गामा की वैल्यू माइनस 20 है, प्लस डेल्टा v विच इज 10v दैट इज 20। बस आपको ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करना है, तो आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना और उसको फिर ऐड कर देना, तो ये 14v इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 56, क्योंकि जब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 36 और ये 20 56, तो v का वैल्यू आपका 4 आ जाता है। v को अगर आप 4 रखते हैं तो ये हो गया 10u इज इक्वल्स टू 10, u इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि ये एक बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है। u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, हमें निकालना है u प्लस v, तो u प्लस v कितना आ जाता है 5। तो यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका u प्लस v की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनसी का क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज b1 एंड b2, मतलब वो पर्टिकुलर बॉयज पहले से ही दिए हुए आपको। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर, बट b1 एंड b2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। पहले तो हम ये करते हैं कि सारे लड़कियां और सारे लड़के जो है आपस में साथ है, वो केस निकाल लेते हैं। तो मान लो अगर लड़कियां g1 g2 g3 है और अगर वो साथ में है तो उनको एक पैकेट की तरह अपन ने मान लिया, ठीक है। और जो 4 लड़के हैं दैट इज b1 b2 b3 b4, उनको भी एक पैकेट पे रख दिया। तो बेसिकली 2 पैकेट को अपने को परम्यूट करना है, तो वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और अब ये गर्ल्स जो है 3 फैक्टोरियल से परम्यूट कर सकती है और बॉयज 4 फैक्टोरियल से। बच्चों ये टोटल है आपका, ये टोटल है। अभी हमने वो केस नहीं निकाला है जो हमें चाहिए, लेकिन इसने बोला है b1 b2 आपका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो अब आप वो केस निकाल लो जब b1 b2 एडजेसेंट हो, साथ में हो, और वो केस निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। तो b1 b2 को साथ में रखना है, तो गर्ल्स तो अभी भी वही है, और जो 4 बॉयज हैं उनमें भी b1 b2 साथ में रखने हैं ऐसे।
भाई बॉयज का आपस में साथ में होना तो जरूरी है ही सही, लेकिन अब B1 B2 को भी हमने साथ में रख दिया, तो अब वापस से 2 पैकेट 2 फैक्टोरियल, गर्ल्स 3 फैक्टोरियल से घूमेंगे। अब ये बॉयज जो अंदर रखे हुए हैं ये 1 2 3, मतलब एक B1 B2 का पैकेट, एक B3 अलग, एक B4 अलग, तो वो 3 फैक्टोरियल से घूमेगा। और B1 B2 भी तो आपस में 2 तरीके से घूम सकते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये वो केस है जब B1 B2 साथ में, लेकिन हमें B1 B2 साथ में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना फाइनल, दैट वुड बी टोटल। टोटल में से आपको वो केस माइनस करना है जब B1 B2 साथ में हो। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहां से आप 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 6, अंदर बच गया 24 माइनस 12, तो ये 12 इंटू 12 144 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 144 है। तो बस आपको वो केस माइनस कर देना है जब B1 B2 साथ में हो। तो B1 B2 साथ वाला केस अपन ने इस तरीके से कंसीडर कर लिया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराबोला का है। लेट P 4,4√3 be a point on the parabola y square is equals to 4ax and PQ be a focal chord of the parabola. If M and N are the foot of perpendiculars drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of quadrilateral PQNM is. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है अगर ये पैराबोला पे है तो पैराबोला पे लाई करा के a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू 4√3 रखी, 4√3 का स्क्वायर मतलब 48, दैट इज 4a इंटू एक्स। तो यहां से a का मान तो 3 आ जाता है। इसका मतलब आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x है। सही है। अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने पैराबोला को प्लॉट किया, फिर उसके बाद इसकी जो फोकल कोड है जिसके एंड पॉइंट से P एंड Q उसने खुद ही दे रखा है, वो प्लॉट किए। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है जैसा कि आपने निकाल रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, P जो M है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो P से ड्रॉ किया गया है ऐसे, ये M हो जाएगा, और N जो है वो Q से ड्रॉ किया गया है। ये मान लो फोकस है, क्योंकि फोकस से ही तो पास होती है फोकल कोड। अब अपने को जो ये बन रहा है ना PQNM क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है। तो दिखने में तो सिंपल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या है, एक तो PM है और एक NQ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया PM प्लस NQ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स विच इज MN, क्योंकि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस MN है। मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुझे तो इसमें कुछ आइडिया ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। एक चीज पता है कि P का कोऑर्डिनेट 4,4√3 है, तो मैं क्या करूंगा, उससे Q का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि फोकल कोड की खास बात है, जो उसमें पैरामीटर्स होते हैं एंड पॉइंट्स के T1 T2, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है -1। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, जो P का x कोऑर्डिनेट है 4, उसको AT² के बराबर कर देता हूं। वहां से T की वैल्यू आ जाती है 2/√3, लेट इट बी T1। मतलब जब आपने P कोऑर्डिनेट लिया उसका पैरामीटर T1 है। अगर मान लीजिए Q T2 के करेस्पॉन्डिंग है तो ये हो जाएगा AT², A मतलब आपका है इसी 3 एंड 2AT। तो ये Q का कोऑर्डिनेट है, लेकिन T2 नहीं पता। लेकिन फोकल कोड में एक प्रॉपर्टी है कि T1 T2 -1 होता है, तो T2 की वैल्यू -√3/2 आ गई। अब आप इसको यहां पे रख दीजिए, तो 3 इंटू 3/4, तो ये 9/4 हो गया, और 6 T2 ये -3√3 आ गया। तो देखो सारी चीजें पता चल तो गई अपने को P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। लेकिन फिर दिक्कत क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है उसमें PM यूज हुआ है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है पैराबोला के अंदर कि डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट जो कि पैराबोला पे है उसका डिस्टेंस वही होता है जो उस पॉइंट का उसके फोकस से होता है। दैट इज PM और PS बराबर है और QN और QS बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, हाफ PM की जगह PS और जो आपका QN है उसकी जगह SQ, और MN तो MN रहेगा। अब ये PS प्लस SQ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ फोकल कोड PQ। तो हमारा फाइनली एरिया ये आ गया हाफ इंटू PQ इंटू MN। देखो MN निकालना बड़ा आसान है। MN का मतलब क्या है, जो P और Q के Y कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो Y कोऑर्डिनेट है, भले ही X की वैल्यू आपको -3 लिखनी है लिख दो, यहाँ पे भी Y कोऑर्डिनेट 4√3 रहेगा, और यहाँ पे X कोऑर्डिनेट -3 और Y कोऑर्डिनेट आपका रहेगा -3√3। तो MN का वैल्यू तो 7√3 आ गया, 4√3 -3√3। अब ये
कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट पता है। तो पहले मैं PQ निकाल लेता हूं। 4 माइनस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 3√3 7√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 7 49/16 और ये 49 इंटू 3, 49 कॉमन ले लिया, 7 बन गया, और ये 49/16। बेसिकली ये आपका 49/4 आ रहा है। जो आपका फोकल कॉर्ड का लेंथ है 49/4 आ चुका है। बस अब आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर को अपन यहां लिख लेते हैं। देखो कहाँ लिखे, इसको यहां लिख लेते हैं। 1/2 इंटू PQ आपका 49/4 और वो बन जाएगा 7√3। तो 7 इंटू 49 343√3/8। तो 343√3/8, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज लगा लगा के अपन ने पूरा आंसर निकाल दिया इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से मिक्स क्वेश्चन है। फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स M, ट्रेस M डिनोट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। A इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट A इज हाफ। A का डिटरमिनेंट हाफ है और A का ट्रेस भी दे रखा है 3। आपको ये दिया हुआ है B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A, तो आपको डेट भी प्लस ट्रेस भी निकालना है। डेट भी तो बड़ा आसान है, कैसे? आप दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो बस। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A। अब आप ये देखो, एडजॉइंट 2A से मत डरो, इसको कैपिटल X माने, तो एडजॉइंट कैपिटल X का डिटरमिनेंट क्या होता है? कैपिटल X के डिटरमिनेंट की पावर n-1। n यहाँ पे आपका 3 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एडजॉइंट 2A का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2A की डिटरमिनेंट की पावर, अब पावर 4 को छोड़ो, 2A का डिटरमिनेंट, K का डिटरमिनेंट होता है K की पावर n इंटू A का डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू A का डिटरमिनेंट होल पावर 4। A का डिटरमिनेंट आपका हाफ है, तो ये 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो 2 की पावर 8। तो 256 तो आपको B का डिटरमिनेंट मिल चुका है। ठीक है, अब रहा सवाल ट्रेस B कैसे निकाले, क्योंकि B तो पता ही नहीं है। तो जो B आपको दिया हुआ है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज नथिंग बट डेट की पावर n-2 इंटू A। तो हम क्या करेंगे, जो B है, B में बस फर्क इतना है कि A की जगह 2A लिखा है, तो सेम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2A इज 2A डेट की पावर n-2 इंटू 2A। n आपका 3 है, पता ही है, तो ये सिंपली 2A डेट इंटू 2A। अब 2A का डेट क्या होगा? 2 की पावर n इंटू डेट है इंटू 2A। डेट है हाफ है, तो ये कट गया, तो ये 8A आ गया आपका। डेट है तो हाफ है ना, हाफ से 2 कैंसिल हो गया, तो 8A आ रहा है B का वैल्यू। अगर B का वैल्यू 8A है, तो जो ट्रेस B है दैट इज 8 टाइम्स ट्रेस A बन जाएगा। सिंपली बात है, क्योंकि ट्रेस B बराबर ट्रेस 8 है, 8 बार आ जाएगा। ट्रेस A आपका 3 दिया हुआ है, तो 8 इंटू 3 24। हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो 256 प्लस 24 मतलब 280। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 280 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है। सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP इज 2k, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या नेचुरल है। इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स ऑफ AP इज 40 एंड सम ऑफ ऑल द इवन टर्म्स इज 55 एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो बेसिकली मेरे पास टर्म्स इस तरीके के हैं, A1 A2 A3 A4 से लेकर A2 के। अब ये कह रहा है जितने भी ऑड टर्म्स का सम है, मतलब A1 प्लस A3 प्लस A5 डैश डैश A2 के -1, दैट इज इक्वल्स टू 40। सही है, और जितने भी इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स क्या है? A2 प्लस A4 प्लस A6 A2 के, वो आपका 55 है। टोटल 2 के टर्म्स में से आधे जो के टर्म्स है वो ऑड है, आधे जो के टर्म्स है वो इवन है। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका माइनस कर दो ऐसे, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप माइनस करोगे तो A2 माइनस A1 की वैल्यू D हो जाएगी, A4 माइनस A3 भी D होगा, A6 माइनस A5 भी D होगा, और A2 के माइनस A2 के -1 भी D हो जाएगा। तो ये D प्लस D के टाइम्स दैट इज इक्वल्स टू 15। तो एक अपने पास रिलेशन आ गया, D के इज इक्वल्स टू 15। दूसरा रिलेशन कैसे मिलेगा कि जो लास्ट टर्म है वो पहले टर्म से 27 ज्यादा है,
मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू पहला टर्म प्लस 27। अब लास्ट टर्म खुद क्या होगा अगर अपन एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से a1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2kd माइनस डी इज इक्वल्स टू 27। kd का वैल्यू कितना है 15, kd का वैल्यू 15 रखा तो 30 माइनस डी इज इक्वल्स टू 27, तो d का वैल्यू 3 आ गया। जब d का वैल्यू 3 आ ही गया है तो d की वैल्यू 3 रख के आप k निकाल लीजिए, इसी के साथ कहानी खत्म। k इज इक्वल्स टू 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3D का। लेट अ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स -2, -1, 3 एंड Q नहीं दिया हुआ है, एंड दिस इज पैरेलल टू द वेक्टर। अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और ये भी दिया हुआ है वो किस वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उस लाइन की इक्वेशन आप चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखिए। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर जहां से वो पास हो रही है। तो पॉइंट दिया हुआ है -2, -1, 3, तो -2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर मीन्स वेक्टर टू विच द लाइन इज पैरेलल, तो किसके पैरेलल है 3i प्लस 2j प्लस 2k। ये भाई लाइन की इक्वेशन आ गई है और इस पे एक पॉइंट q भी है, मतलब वो q हमें नहीं पता क्या है। अब डिस्टेंस जो है q पॉइंट का वो r पॉइंट से 5 दिया है, तो बताइए ट्रायंगल PQR के एरिया का स्क्वायर क्या होगा। तो पहले अपने को q निकालना पड़ेगा। q इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो एक जनरल पॉइंट मान लिया इस लाइन पे। i कैप के कोफिशिएंट्स को क्लब करिए, j कैप के कोफिशिएंट्स को क्लब करिए और k कैप के कोफिशिएंट्स को क्लब करिए। दिस इज द पॉइंट q इन विच अननोन इज लैम्डा। अब डिस्टेंस आपको दे रखी है ना r से, तो qr कितना दिया हुआ है आपको 5, तो qr का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो आप q और r के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25। लेट्स सॉल्व इट। 13 और ये 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा एंड दिस इज माइनस 16 लैम्डा, 9 प्लस 16। देखो 25 तो कैंसिल हो गया ये, और ये आ गया 17 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 लैम्डा। लैम्डा 0 और 2। अब लैम्डा 0 थोड़ी ना ले सकते हो आप, अगर आप लैम्डा ही 0 ले लोगे तो आपका पॉइंट तो कोइंसाइड हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा आपका। तो Q और P पॉइंट तो सेम ही आ जाएगा ना। तो लैम्डा को 2 लेना है, जैसे ही आप लैम्डा को 2 लेते हैं आपका Q पॉइंट आ जाता है। लैम्डा को 2 रखिए 4, लैम्डा को 2 रखिए 3, लैम्डा को 2 रखिए 7, लैम्डा को 2 रख दिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 3 7। अब Q पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, R पॉइंट पता है, ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। तो उसके लिए दो वेक्टर चाहिए होते हैं। मैं कोई भी रैंडम PQ QR या PQ PR ले लो और इसके मॉड को 2 से डिवाइड करो, ये होता है आपका एरिया ना। तो पहले मुझे PQ वेक्टर तैयार करना पड़ेगा। PQ वेक्टर जैसे मैं P माइनस करूंगा, P वो रहा, तो ये आ जाएगा 6i और 4j और 4k। अब मैं QR निकाल रहा हूं। QR मतलब R में से Q वेक्टर में माइनस करने वाला हूं। R का है भाई मेरा, Q का है मोरा। R में से Q माइनस करिए, -3i 0j और -4k। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए बस। क्रॉस प्रोडक्ट अपन डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, i j k 6 4 4 -3 0 -4। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो -16i ये कैंसिल, -24 प्लस 12 -12, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर उसके बाद ये प्लस का 12k हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया नहीं है अभी, तो इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। PQ क्रॉस QR का मॉडुलस दैट इज 256 प्लस 144 प्लस 144, तो 256 प्लस 288, ये आ गया 544 का अंडर रूट। तो एरिया मेरा 544 का अंडर रूट बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा एरिया और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए ना आप। यहां पे कितना आ जाएगा 544 बटा 4, तो
तो 1 3 और यहां से 6, 136 आपका आंसर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने एरिया निकाल लिया, फिर एरिया का स्क्वायर कर देना। तो ये बेसिकली 3D का क्वेश्चन था। 136 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है, पहले इसको समझना पड़ेगा। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है। अगर आप x को इन्फिनिटी रखते हैं तो x अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 पे अप्रोच होगी, क्योंकि x अपॉन 1 प्लस एक्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, जिसमें अगर आप हाईएस्ट डिग्री लेके सोल्व करें तो x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 पे टेंड कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो बेस है e अपॉन 1 माइनस ई 1 बाय ई माइनस 1 और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस ई बाई ई है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है सबसे पहली बात। तो अब 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का जो आंसर होता है वो इस टाइप का होता है, e की पावर l। तो e तो मैंने लिख ही लिया है, l मतलब जो लिमिट हम सॉल्व करेंगे वो लिमिट क्या होती है। देखो आपको ये पता होना चाहिए 1 की पावर इन्फिनिटी में, जैसे मान लो fx की पावर gx है, अगर आपका fx 1 पे टेंड कर रहा है और gx इन्फिनिटी पे फॉर सम x कुछ भी है, a है, b है, जो भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की पावर इन्फिनिटी का सॉल्यूशन e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx होता है। मतलब जो भी बेस है उसमें से 1 माइनस करके उसको पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं l लिख रहा हूं उस e की पावर को, बाद में अपन l को रेस कर देंगे e पे। तो l इज नथिंग बट लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। अब fx माइनस 1, तो ये पूरा जो बेस है इसमें से 1 माइनस करो आप, पूरा जो बेस है उसमें से आप क्या करो 1 माइनस करो, कर दिया और उसको पावर से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, x गोज टू इन्फिनिटी पे अभी भी ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है क्योंकि ये पूरा 0 पे आ रहा है। इसमें क्या करो e अपॉन 1 माइनस ई आप कॉमन ले लो ब्रैकेट में से, उससे बेनिफिट क्या होगा, ये वाला जो ब्रैकेट है फ्री हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपने कॉमन लिया है तो ये -1 कितना बन जाएगा, -1 बाय ई माइनस 1 माइनस ई बाय ई, क्योंकि आपने कॉमन लिया है ना ये, ठीक है, इंटू एक्स। अब ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। देखिए कैसे, e अपॉन 1 माइनस ई लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई ई प्लस 1, ये कैंसिल और ये बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या बचेगा बताओ। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इनटू में एक्स भी एक, तो उस एक्स को ऊपर ही लिख देते हैं अपन यहाँ पे, है ना। अब ये लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। हाईएस्ट डिग्री अगर अपन कॉमन लेते हैं ऊपर नीचे तो इसका आंसर ये आ जाता है। कैसे, क्योंकि अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो वो बेसिकली ऐसा बन जाएगा ना, 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड करोगे तो 1 बाय 1 ही आ जाएगा। तो हमारे एल की वैल्यू आ गई है ई अपॉन 1 माइनस ई, बट हमारा लिमिट ये नहीं होगा, हमारे लिमिट का आंसर है ई की पावर एल, तो ई की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड वी कॉल इट अल्फा। ये अल्फा के बराबर है, तो अपने को ln अल्फा अपॉन 1 प्लस ln अल्फा निकालना है। तो ln अल्फा अपॉन 1 प्लस ln अल्फा, तो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग e अपॉन 1 माइनस ई बाहर आ जाएगा और ln ही 1 हो जाता है, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हैं तो सिंपली ये e बाय 1, मतलब आपका करेक्ट आंसर e आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में e इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऑप्शन ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन लैप्लेस रूल का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 अपॉन ई पावर टी डी टी, एक्स बिलोंग्स टू रियल। द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एफ रेस्पेक्टिवली आर, मतलब आपको बताना है कितने लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है, कितने लोकल मिनिमा के। तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए आपको सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो एफ डैश एक्स को अपन न्यूटन लैप्लेस रूल से अगर निकालेंगे तो जहां पे भी टी है वहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जहां पर भी टी है वहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। लोअर लिमिट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि जीरो रखने से वो जीरो ही बैठ जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज जीरो। तो एफ डैश एक्स आपका ये आ गया, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स की पावर 4
माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, 2 को अपन आगे लिख लेते हैं अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा क्योंकि 15 के जो फैक्टर्स बनाओगे 3 और 5 हो जाते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर। बस इसके फैक्टर्स और बना लेते हैं अपन। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहां से 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आपके फैक्टर तैयार हो चुके हैं। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको अपन थोड़ा और फैक्टराइज कर दें, x प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 करके, ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 और ये x। देखो e की पावर एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी, हमेशा पॉजिटिव, 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब आप डेरिवेटिव को 0 करेंगे आपके पास 5 पॉइंट आएंगे, 0 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 5। तो इस एफ डैश एक्स का वेवी ग्राफ हम बनाते हैं क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हम डायरेक्टली एफ डैश एक्स का अगर चार्ट बनाए या वेवी ग्राफ बनाए तो क्या होगा उसमें, देखते हैं। ये आप देखिए, इधर सबसे छोटा पॉइंट है माइनस रूट 5, फिर आएगा माइनस रूट 3, फिर आएगा 0, फिर आएगा रूट 3, फिर आएगा रूट 5, ठीक है। अब अपने को साइन कन्वेंशन पता है, हर एक ब्रैकेट की डिग्री ऑड है। यहां पे तो प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। माइनस से प्लस जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है तो मिनिमा, ये प्लस से माइनस मैक्सिमा, ये फिर मिनिमा, ये फिर मैक्सिमा और ये फिर मिनिमा। तो पहले उसने लोकल मैक्सिमा के पूछे, तो मैक्सिमा आपका माइनस रूट 3 पे और एक आ रहा है आपका रूट 3 पे, ठीक है ना। तो मैक्सिमा के तो 2 पॉइंट्स हो गए, मिनिमा के माइनस रूट 5 और 0 और रूट 5, तो 3 आ गए लोकल मिनिमा के पॉइंट्स। तो 2,3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे वेवी चार्ट से आपको पूरा देखना है कि कितने लोकल मिनिमा के पॉइंट है और कितने लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। तो 2,3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और उस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ऐसा है, तो आपका कोई तो पॉइंट लाइन पे होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकाल रहे हो तो ऐसा कोई पॉइंट होगा लाइन पे जिसके लिए वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट बनी है। तो वो पॉइंट क्यू मान लिया। अब वो क्यू कैसे मिलेगा, आप लाइन पे एक जनरल पॉइंट मान लो बराबर लैम्डा करके, तो वो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा माइनस 2, फिर आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3। अब जो आप पी क्यू वैक्टर है उसकी अपन वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन, या पी क्यू वैक्टर लिख लेते हैं, दैट इज क्यू माइनस पी। तो 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस लैम्डा प्लस 8 जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 के कैप। अब हमें पता है कि पी क्यू वैक्टर खुद लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब पी क्यू वैक्टर का डॉट जो लाइन की डायरेक्शन है उसके साथ 0 होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है कि जो पी क्यू वैक्टर का डॉट है जो लाइन की डायरेक्शन है 2i माइनस जे प्लस 2k, उसके साथ 0 कर देना है। तो 0 कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 8 और प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 4। तो ये हो गया 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 और माइनस 18, ये 18 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सी वैल्यू आ रही है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही आप लैम्डा को 2 रखते हैं तो जो क्यू पॉइंट है वो 5 आ जाता है, फिर माइनस 4 आ जाता है और 1 आ जाता है। पी पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1, तो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाता है 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो अंडर रूट 45 आपका करेक्ट आंसर है, जिसको हम 3 रूट 5 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 3 रूट 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3D पे बेस्ड क्वेश्चन आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल्स टू एफ वाई, ध्यान से पहले ही देख लेना, यहाँ पे फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं, x इज इक्वल्स टू एफ वाई है। इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर f0 इज 1। f0 1 का मतलब ये है कि y 0 पे x 1 है, तो हमें निकालना है f1 बाई रूट 3। मतलब आपका जब y 1 बाई रूट 3 हो तो क्या वैल्यू आएगा x का। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे सोल्व करें, आप क्या करो, dx ओवर dy से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ऐसे, तो वो dx ओवर dy वहां से तो हट जाएगा। ठीक है, लगे हाथों आप इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर से अब डिवाइड कर देना। तो अगली स्टेप में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx ओवर dy जैसे ही मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, यहां बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाले टर्म को मैं उस साइड भेज देता हूं। ठीक है, तो 2 e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्क इतना है, ये dy बाई dx की फॉर्म में ना होकर dx ओवर dy की फॉर्म में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन हम तब भी लिख सकते हैं। तो dx ओवर dy प्लस x इंटू क्यू वाई, तो जो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट इज e रेस टू द पावर इंटीग्रल dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y। तो जो सॉल्यूशन होगा दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कैसे बनेगा उसको देखिए, आप जब इसको खुद e की पावर tan इनवर्स y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब बस हम कैसे भी करके इसका इंटीग्रेशन कर ले, तो यहाँ पे tan इनवर्स y को अपन t डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है दैट इज dt। तो आपका सिंपली x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 को तो आप बाहर कर दो, और ये हो गया e की पावर t का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt। अब e की पावर t का होल स्क्वायर का मतलब e की पावर 2t होता है, तो 2 टाइम्स e की पावर 2t dt। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कर लीजिए इसको। तो e की पावर 2t का इंटीग्रल e की पावर 2t बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये e की पावर 2t, t तो आपका tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट e की पावर tan इनवर्स y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ताकि x एज अ फंक्शन ऑफ y निकल आए। नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y प्लस c इंटू e की पावर माइनस tan इनवर्स y। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, इट इज ऑलरेडी मेंशन f0 इज 1। f0 1 का मतलब क्या है कि x 1 है जब y 0 है, तो x को 1 रखे y को 0 रखे। आपको नहीं लगता 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c आ रहा है, तो c तो शून्य हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो x इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y आ रहा है। सिंपली हमसे f1 बाई रूट 3 पूछा गया है, मतलब कि अगर y 1 बाई रूट 3 है तो x कितना है, तो y को 1 बाई रूट 3 रख के निकाल लो ना आंसर। y को 1 बाई रूट 3 रख दीजिए, तो ये e की पावर पाई बाई 6 आ गया। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, e की पावर पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, देखने में बहुत टफ लग रहा है। e की पावर x लिखा हुआ है और अंदर कुछ लिखा हुआ है। देखो e की पावर x जैसा कुछ दिया होता है तो ये हो सकता है कि e की पावर x fx प्लस f डैश x टाइप का बन जाए, क्या पता बन ही जाए। इसको आप fx मान लो एक बार। अब आप क्या करो, इस fx का डेरिवेटिव निकालो। तो मैं f डैश x निकाल लेता हूं। किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो आपको क्वोशिएंट रूल तो आता ही होगा, तो अपन उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ x साइन इनवर्स x, वो कितना आ जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, फिर माइनस में x साइन इनवर्स x एज इट इज, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अगर ये इसके बराबर आ गया तो अपना काम हो गया, क्योंकि इसको fx मानने पर अगर ये f डैश x हो गया तो क्वेश्चन फिनिश्ड। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस ये 2 कैंसिल प्लस का x स्क्वायर साइन इनवर्स x। अभी तक तो ये बच रहा है देखो। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो एक बार, इसका और इसका, देखना क्या होगा f डैश x।
ये x हो गया, जैसे आप एलसीएम लेते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये आ गया, ये देखो बन गया वही। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x तो कट गया, तो सिंपली ये जो बच रहा है आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू वो आपकी बच रही है x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से इसको अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा, वहां पे एक अंडर रूट भी है, अंडर रूट भी तो पड़ा हुआ है ना वहां पे, x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको स्प्लिट करके देखो, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब बिल्कुल सही गए हम, मतलब इसको fx मानने पर ये जो डेरिवेटिव निकाला है अपन ने वो f डैश x के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx है, और इसका आंसर मुझे डायरेक्टली पता है e की पावर x इंटू fx होता है प्लस कांस्टेंट, तो fx की वैल्यू रख दे अपन, ये आ गई। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो gx की वैल्यू ये आएगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कांस्टेंट c जरूरी थोड़ी ना c हो। अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट c की जगह c प्लस 1 कर दें तो आपके gx के तो मल्टीपल आंसर आ जाएंगे। मतलब gx केवल ये नहीं होगा, आप कुछ ऐड भी करेंगे ना +1 +2 वो भी gx है, लेकिन अजम्पशन लेके जो किया गया है जेईई मेंस में उसमें यहाँ पे gx को, क्योंकि इन्होंने कांस्टेंट माना कि आपका और इनका कांस्टेंट मैच कर रहा है, तो gx की वैल्यू x e की पावर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप हाफ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा हाफ रूट ई साइन इनवर्स हाफ π/6 और ये हाफ रखने पर √3/2। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, π/6 अंडर रूट e/3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, बट एज पर द जेईई मेंस कन्वेंशन उन्होंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया है, डायरेक्ट कंपेयर करने पर उन्होंने बोल दिया है कि gx की वैल्यू यही होगी। तो π/6 अंडर रूट e/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसमें कमेंट में भी लिखा हुआ है, यूनिक नहीं था जो, लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, थीटा 0 to 2π है और स्मॉल एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। थीटा तो फंक्शन है बेसिकली अल्फा पावर 4 प्लस थीटा बीटा पावर 4, कैसे भी करके अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा थीटा लिखो या अल्फा लिखो एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है। अब इसमें स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस हाफ रखोगे तो ये +1 बन जाएगा यहाँ पे आके, -2 अल्फा बीटा ना। फिर से स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वायर करके ऐसे ही छोड़ दो इसको। हमें चाहिए अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, वो फंक्शन ऑफ थीटा ही है। तो कितना आ गया ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/4 है, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। बस आपको इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जहां पे थीटा आपका 0 से 2π है। तो देखो अगर आपको इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम वैल्यू इसने क्या दे रखी है, कैपिटल M, तो मैक्सिमम तब होगा जब कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो 1 होता है, लेकिन आपको वो थीटा भी चेक करना है। थीटा 0 तो आप रख नहीं सकते, तो फिर ये 1 कैसे आया, पाई पे, क्योंकि इवन इफ यू पुट थीटा इज इक्वल्स टू पाई, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो आप रखिए 1 और वैल्यू सोल्व करिए। 25/16 माइनस 1/2, 17/16 आ रहा है। चाहे तो आप ये भी लिख लो कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई पे cos स्क्वायर थीटा 1 बना है, थीटा 0 तो ओपन है ना, 2π भी ओपन है। अब मिनिमम निकालना है,
तो कोस स्क्वायर थीटा अगर मिनिमम हो जाए तो सब कुछ मिनिमम। कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्या वो मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। थीटा π/2 रखने पर भी आ जाएगी, 3π/2 रखने पर भी आ जाएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है वो सिंपली 1 स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा। कब कब मिल सकता है वो? चाहे वो आप π/2 रख के निकालो, चाहे 3π/2। तो आपको स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू मिल चुकी है। यहां से दोनों को ऐड कर दो, 25/16, और आपसे ये 16 टाइम्स पूछा गया है तो 25 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस का क्वेश्चन है। दो सेट दिए हुए हैं, ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस निकालना है कि जो 1 है वो एफ में होना ही चाहिए, मतलब आपके जो रेंज में है वो 1 आना ही चाहिए। इस तरीके के मैनी वन फंक्शन निकालने। पहले तो आप टोटल निकाल लो, तो मैं चाहे तो ऐसे करके लिख लेता हूं उसको। ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। अब टोटल के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे 1 4 तरीके से कनेक्ट हो सकता है, 2 भी 4 तरीके से कनेक्ट, 3 भी 4 और 4 भी 4। तो ये आपका आ गया 256। तो टोटल है, टोटल की बात कर रहे हैं अपन। अब टोटल में से अपन 1 1 हटा देंगे तो मैनी वन आ जाएंगे। हालांकि मैनी वन पे एक कंस्ट्रेंट और है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। 1 1 के लिए क्या होगा, जैसे अगर 1 किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हुआ 4 तरीके से, तो जैसे अगर 1 4 से कनेक्ट हुआ तो 2 4 से नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 में डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या होगा, अगर हम 1 1 फंक्शंस की बात करें तो जैसे पहले वाले एलिमेंट के लिए 4 चॉइस है, तो दूसरे वाले के लिए 3, तीसरे वाले के लिए 2, चौथे वाले के लिए 1, तो ये 24 आ जाएगा। तो अभी तो आप 256 में से 24 हटा दो तो वो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन आ जाएंगे आपके पास। तो ये आ जाता है 232। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एक कंस्टेंट और है कि 1 तो रेंज में आना ही चाहिए। तो हम वो एलिमेंट हटा देंगे इसमें से जब 1 रेंज में आएगा ही नहीं। तो होगा क्या, जैसे ये है, अब आप क्या करो, किसी भी एलिमेंट को बी में 1 से कनेक्ट मत करो, मतलब रेंज में से 1 हटा दो। तो मतलब अगर आपका, जैसे मैंने 1 को छुपा दिया, अब तो यहाँ 3 ही एलिमेंट बचे। पहले एलिमेंट को कनेक्ट करने के 3 तरीके, दूसरे एलिमेंट को 3 तरीके, तीसरे एलिमेंट को 3 तरीके, चौथे एलिमेंट को 3 तरीके। तो अगर 1 में रेंज में मानता ही नहीं हूं तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। देखो ऐसा कुछ, वो सारे केसेस में निकाल रहा हूं जब 1 रेंज में होगा ही नहीं। तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो जो आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि मैंने वो सब एलिमेंट हटा दिए जब 1 रेंज में नहीं है, तो मुझे तो चाहिए तो मैं हटा रहा हूं उसको। तो ये आपका 151 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटरमिनेंट का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले हैं, तो बताइए 7a + 3b क्या होगा। डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 होना चाहिए, लेकिन वो आपको 0 सब नहीं करना है। ऑलरेडी जब बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप पहले तो डेल्टा निकाल के देख लो क्या हो रहा है। पहले तो मैं डेल्टा 0 करता हूं, कुछ आ भी रहा है नहीं आ रहा देखो जरा, या फिर 0 बराबर ही 0 आ रहा है। 1 1 2 2 3a -1 -3b। लेट्स सॉल्व इट, because delta must be 0 whenever you are having the infinite solutions. So it would be 3b plus 3a minus 2b plus a plus 2 times ये कितना आ जाएगा, -6 plus 3। तो ये 3b minus 2b b बन गया, और यहां से plus 2a आ गया, और ये आ गया बराबर 6। एक इक्वेशन तो आ गई a और b में। अब आप डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 को 0 करो, लेकिन एक चीज सोचो, अगर डेल्टा 1 को 0 करोगे तो यहां आप पहले ही 6a + 1 2b वेरिएबल ला रहे हो, और ऑलरेडी वेरिएबल यहां पड़े। ऐसे ही डेल्टा 2 को भी 0 करोगे तो वेरिएबल 2 कॉलम में चलेंगे। क्यों ना अपन डेल्टा 3 को 0 कर लें, हालांकि डेल्टा 1 को भी 0 करोगे आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा 3 को सोल्व करना थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स कॉन्स्टेंट है। ये देखिए, केवल कॉलम 3 को ही तो रिप्लेस करना है, किससे, 6a + 1 से और 2b से। अब इसको 0 करके एक इक्वेशन और आ जाएगी। बाकी का हमें क्यों सोचना, जब पहले बोल रहा है इनफाइनाइट है तो हम क्यों सोचे बाकी का क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6b + 3 टाइम्स a + 1,
फिर माइनस का ये गया 4b, ठीक है ना, और ये प्लस का a प्लस 1, फिर प्लस का 6, और ये माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6b प्लस 3a प्लस 3 माइनस 4b माइनस a माइनस 1 माइनस 18। तो यहाँ से 6b और ये 2b बन गया और 2a बन गया, और ये आ गया आपका 2, मतलब ये 16 के बराबर है। तो a प्लस b का वैल्यू तो 8 आ गया यहाँ से, और वहाँ से b प्लस 2a भी तो है अपने पास 6 के बराबर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a तो -2 आ रहा है और b आपका 10 आ रहा है। तो a और b पता चल चुका है, तो फाइनली 7a मतलब -14 प्लस 30, तो 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आंसर है आपका। तो यहां पे डेल्टा और डेल्टा 3 को 0 करके इजीली कैलकुलेशन हो गई है। 16 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का है। ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर से, मतलब उनके मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों के बीच का एंगल π/3 है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा π/3 है, मॉड ए मॉड बी 1 है, तो ये हाफ आ गया। अब ये दो वेक्टर है, बोला गया है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो बताइए -1 से 3 में ऐसी कितनी लैम्डा की वैल्यूज होंगी। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट भी 0 हो जाना चाहिए, तो इन दोनों का डॉट अपन 0 कर लेते हैं। तो लैम्डा ए का डॉट 3a के साथ, तो 3 लैम्डा ए स्क्वायर, हालांकि ए स्क्वायर 1 है, फिर ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ए डॉट बी, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा बी स्क्वायर। अब यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ए डॉट बी की वैल्यू हाफ है, ये आ गया आपका। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्डा प्लस 6। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -12, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो यहां से लैम्डा निकाल लें अपन, लैम्डा की वैल्यू श्रीधर आचार्य से अपन निकाल लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। एक बार इसमें कैलकुलेशन अपन देख लेते हैं। ये आपका 3 लैम्डा ए स्क्वायर आ गया, यहां से ये आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी, 6 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू हाफ थी, तो यहाँ पे हाफ और आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका -6 आ जाएगा, यहाँ पे -12 की जगह ये आपका -6 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 2√7/2। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है यहां से, 1 प्लस √7 1 माइनस √7, दोनों गलत है, क्योंकि 1 प्लस √7 3 से बड़ा नंबर है जो कि आउट हो जाएगा। 1 माइनस √7 को 2.2 2.3 भी मानोगे, -1 से छोटी वैल्यू है, ये भी आउट हो गई। तो इसका मतलब -1 से 3 में ऐसा कोई लैम्डा मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट एलिप्स हाइपरबोला से मिक्स क्वेश्चन है। बोला है कि दोनों ही एलिप्स हाइपरबोला के लिए जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस है वो 2√। तो अगर मैं यहाँ पे एसेंट्रिसिटी को E मान लूँ, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी को कैपिटल E या E डैश मान लूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसमें दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2AE, वो कितना है 2√3। तो इसके लिए AE का वैल्यू कितना आ गया, √3। उसमें भी दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE, वो भी 2√3 है। तो यहाँ पे भी AE की वैल्यू कितनी आ गई, √3। साथ में इसने ये बोला है दोनों की एसेंट्रिसिटीज का रेशियो, मतलब एलिप्स इज टू हाइपरबोला 1/3 है, मतलब स्मॉल ई बाय कैपिटल E 1/3 है। तो मैं भी इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो स्मॉल ए बाय कैपिटल है, स्मॉल ई बाय कैपिटल E 1/3 और ये 1। तो आपका स्मॉल ए बराबर 3A कैपिटल आ रहा है, और एक रिलेशन A माइनस ए बराबर 2 भी दिया हुआ है। तो आप इसमें स्मॉल ए की वैल्यू 3A रख दो ना, तो कैपिटल A आपका 1 आ रहा है और स्मॉल ए 3 आ रहा है। अब आप पहले ना B की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि जो लेटस रेक्टम होता है उसमें B भी यूज होता है, स्मॉल b कैपिटल B। पहले अगर मैं एलिप्स पे फोकस करूं, तो एलिप्स के लिए B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर आएगा। A स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूं 9, स्मॉल a स्क्वायर,
लेकिन एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैसे पता चलेगी? ए को अगर आप रूट यहां रखते 3 तो ई 1/√3 आता ना, तो ये 1/√3 का स्क्वायर 1/3 बन गया, तो आ तो गया बी स्क्वायर का वैल्यू 6। ऐसे हाइपरबोला के लिए भी अपन रिलेशन लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, कैपिटल ए स्क्वायर तो 1 ही है। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगी? आपका कैपिटल ए 1 है तो ई कैपिटल ई भी √3 होगा, तो ये 3 - 1 2 आ गया। अब इसने बोला है कि दोनों की लेटस रेक्टम का सम का वैल्यू क्या होगा, तो एलिप्स में जो लेटस रेक्टम है दैट इज 2b² क्योंकि ए बी से बड़ा है, और इसका तो फिक्स ही है 2b² अपॉन कैपिटल है, वैल्यू रख दीजिए आप 2 × 6 अपॉन स्मॉल ए 3 है, और 2 × 2 अपॉन कैपिटल है 1 है, तो ये 4 + 4 आपका 8 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करके आपको 8 आंसर मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का, ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स सच दैट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इज 0.1, पी ऑफ ए बाय बी एंड पी ऑफ बी बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही साइन है। दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसके जो रूट्स है वही पी ऑफ ए बाय बी और पी ऑफ बी बाय ए बन जाएंगे, मतलब कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे हम। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते, इसको फैक्टराइज करने से ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो एक तो वैल्यू 1/4 आ रही है और एक 1/3, तो किसी एक को चाहे तो इसको 1/4 दे दो या 1/3 दे दो, तो P ऑफ A बाई बी को मैं 1/4 दे देता हूं, लेकिन P ऑफ A बाई बी होता क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और ये 1/4 है, तो क्या आपको नहीं लगता PB की वैल्यू 4 × P ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज 0.1, तो 0.4 आ तो गया P ऑफ B। ऐसे ही मैं दूसरा वाला जो है P ऑफ B बाई A विच इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P है, इसको मैं 1/3 बोल देता हूं, तो P ऑफ A 0.3 आ गया। ठीक है, अब अपने को जो निकालना है उसको ध्यान से देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर डी मॉर्गन लॉ से बार को अगर स्प्लिट कर सकते हो तो एक साथ भी कर सकते हो ऐसे, तो बेसिकली ऊपर ये लिखा हुआ है, और नीचे ए बार इंटरसेक्शन बी बार को आप ए यूनियन बी का बार भी लिख सकते हो, तो ये 1 - P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन 1 - P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता है, P ऑफ A यूनियन B नहीं पता, तो P ऑफ A यूनियन B को अपन यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, क्या होता है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, 0.6 आ गया है। तो आपका जो आंसर है 1 - P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन 1 - P ऑफ A यूनियन B, तो 0.9 अपॉन 0.5 विच इज 9/5। तो सिंपली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 9/4 आ जाएगा ना, 1 - 0.6 है ना, 0.4 हो जाएगा, तो ये 9/4 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, अलग अलग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, बोला है कि जितने भी इसको थीटा सेटिस्फाई करें उनका सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले 2 sin² थीटा बराबर cos2 थीटा है, तो इसको अपन क्या लिखें, 2 sin² थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा, तो 4 sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin² थीटा कितना आ गया 1/4, तो sin थीटा प्लस माइनस हाफ, लेकिन उसके साथ ये इक्वेशन भी तो दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए cos² थीटा को 1 - sin² थीटा लिख दो, और यहां से देखो अब sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी तभी आंसर आएगा। तो 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2, भाई यहां से तो sin थीटा बराबर -2 और sin थीटा बराबर हाफ आ रहा है, sin थीटा -2 तो हो ही नहीं सकता, तो sin थीटा को हाफ ही लेना पड़ेगा, और एक sin थीटा हाफ यहाँ पे भी था, तो दोनों में अगर कॉमन वैल्यू देखें तो sin थीटा हाफ ही आ रहा है, मतलब आंसर तो आपका sin थीटा बराबर हाफ से ही आएगा। अब 0 से 2π में sin थीटा जो हाफ होता है, एक तो थीटा π/6 पे होता है, एक 5π/6 पे,
तो उसने सम पूछा था आपके सॉल्यूशंस का कितना होगा, तो π/6 और 5π/6 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर पाई आ जाता है सीधा सीधा। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का है विद एरिया। ये कर्व दिया हुआ है जेड बार की फॉर्म में, और वो इस पर्टिकुलर रीजन, ये एक सर्कल है, सेंटर 30 रेडियस 1 और पॉइंट सर्कल पे है, उसके अंदर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है अल्फा बीटा में। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। पहले तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, जेड को एक्स प्लस आई वाई रख के, तो आप जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दो बस, ठीक है। तो जेड बार एक्स माइनस आई वाई हो गया, और ये 4 है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, एक्स प्लस एक्स आई वाई आई, वाई आई स्क्वायर माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स आई माइनस वाई आई, और प्लस का वाई आई स्क्वायर मतलब माइनस वाई। तो ये वाई आई एक्स आई, वाई आई एक्स आई, ये कैंसिल हो गया, और एक्स एक्स 2x हो गया, और माइनस वाई 2y, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करो, वो जो सर्कल है उसको भी आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो लिख लो पहले। तो z को x प्लस आई वाई रखो वहां पे। तो अगर हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाएं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, स्क्वायर कर दिया। सर्कल का पहले लाइन के साथ इंटरसेक्शन और निकाल लो, y की वैल्यू x माइनस 2 रख के सोल्व कर लेते हैं पहले, ताकि ये पता चल जाए कि सर्कल और लाइन कितनी बार कट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं। यहाँ तो बराबर ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस का 6, और ये माइनस का 10x आ जाएगा, ये प्लस का 12। तो जब हमने सर्कल और लाइन को सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 आ रहा है, मतलब x बराबर 2,3 पे कट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू तो हम लाइन में रख के निकाल लेंगे। अब अपने इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर 3,0 है और रेडियस इसकी 1 है, तो मतलब ये ऐसा ही कुछ रहेगा। इसके अंदर कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, अंदर या इसके ऊपर। लाइन जो है ना वो सर्कल को 2 पे और 3 पे कट कर रही है, और x2 रखने पर y 0 आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे रेडियस 1 होने की वजह से ये पॉइंट ही 2,0 है, तो वो लाइन जो है यहां से आ रही है ऐसे, एक जगह और कट कर रही है जब x की वैल्यू 3 है। और कमाल की बात है x बराबर 3 पे ही सेंटर है, तो मतलब जब आपने x को 3 रख के, जैसे y की वैल्यू अगर आप निकालोगे 1 आएगी, तो ये लाइन जब ऊपर की साइड कट कर रही है ना 3 पे, वहीं पे सेंटर भी है। तो अब इस लाइन ने सर्कल को 2 रीजन में बांटा हुआ है, देखो, एक तो ये वाला रीजन है, और एक जो पूरा रीजन बचेगा आपका, जैसे ये वाला मान लो ये पूरा, तो इसी में से एक को अल्फा नाम दे दो, एक को बीटा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसने डिफरेंस ही तो पूछा है मॉड के साथ। तो कि अगर अल्फा नीचे वाले को बीटा ऊपर वाले को मानोगे तब भी मॉड तो पॉजिटिव ही आएगा। अल्फा कैसे निकाले? अल्फा निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे? ये जो ऊपर क्वार्टर सर्किल बन रहा है आपका, ये क्वार्टर ही बनेगा, इसमें से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। अब जो एरिया है उसका सर्कल का दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर सर्किल आ गया ये वाला। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना है ट्रायंगल का 3 - 2 1, हाइट भी 1 है, तो ये आ गया π/4 माइनस हाफ। अब बीटा निकालने के लिए सिंपली पूरे सर्किल में से हरा वाला रीजन हटा दो, तो पूरे सर्किल का एरिया तो पाई है क्योंकि रेडियस 1 है, उसमें से हरे वाला रीजन हटा दिया तो 3π/4 प्लस हाफ आ गया। अब ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, तो इसने अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछा है, तो दोनों को घटा दो। तो π/4 में से 3π/4 घटाओगे तो -π/2, ठीक है, और ये -1 इसका मॉड है तो वो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसमें से इसको घटा देते हैं आप, तो π/2 + 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर विद एरिया अंडर द कर्व वाला मिक्स क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व्स y = x² - 4x + 4 एंड y = 16 y² = 16 - 8x। तो जो पहले वाला कर्व है वो y = x - 2 का होल स्क्वायर है, और दूसरे वाले में अगर हम -8 को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम इस कर्व की शिफ्टिंग भी कर दें, मतलब x - 2 को कैपिटल X मान लें, उससे एरिया पे इफेक्ट नहीं पड़ता। या तो आप पूरा प्रॉपर्ली सोल्व कर लीजिए या शिफ्टिंग का फायदा उठा लो। तो पहले वाला कर्व, या फिर मतलब ऐसे कर लो ना, कैपिटल Y को तो स्मॉल y मान लो और ये x - 2 को कैपिटल X मान लो, तो आपका जो न्यू कर्व हो जाएंगे, क्योंकि शिफ्टिंग करने से एरिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो
एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, अब दोनों को प्लॉट कर लो आप, एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एक। अगर इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लो, 16ab/3 होता है, और नहीं पता है तो आप इन दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। जैसे वाई स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल एक्स की पावर 4, कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल एक्स -2, कैपिटल एक्स क्यूब आ गया ना -8, तो कैपिटल एक्स -2, मतलब ये जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे एक्स का वैल्यू -2 है और एक्स की वैल्यू -2 रखने से y 4 आ रहा है। अब बस वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपर कर्व तो ये वाई स्क्वायर बराबर -8x का है ना, तो अपर कर्व से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गया कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0, और उसमें से लोअर पोर्शन जो है ये y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो वो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव ही है तो कोई दिक्कत नहीं है कि पावर 3/2 अपॉन ये 2/3, ऐसे मत सोचना अंडर रूट में नेगेटिव आया, ऐसा कुछ नहीं है, 1/3 और 0 + 8, 16ab/3 से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2/3, अच्छा ये आपका डिवाइड भी होगा -8 से, है ना, तो क्योंकि आप 3/2 -1/8, तो अगर आप 0 रखोगे तो 0 आएगा और -2 रखोगे 16 की पावर 3/2 और ये माइनस का 8/3। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, 16 की पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 464, ये -16/3, एक मिनट, यहाँ पे 0 रखा और फिर वो माइनस का, अच्छा यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका हो जाएगा 64, 16/3 माइनस का 8/3, तो ये आपका 8/3 करेक्ट आंसर आ गया ना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और जब आप लिमिट्स लगाओगे तो एक माइनस और क्रिएट हो रहा है। आप चाहो तो इसको इससे भी कर सकते हो, 16ab/3 से डायरेक्टली, a मतलब किसी के लिए भी मान लो, जैसे वाई स्क्वायर बराबर -8x में a की वैल्यू 2 है और y बराबर एक्स स्क्वायर में जो b है 1/4 है, तो इससे लो, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो अपन इससे निकाल सकते हैं 8/3। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y = fx दिया है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन दिया हुआ है 6 टाइम्स fx का 2π - अल्फा। सबसे पहले तो आपको ये दिख ही गया होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे √1 - x² है, तो यहाँ पे ना आप डिप्लोमेटिकली जैसे IF लिखोगे, आप क्या करोगे, IF ऐसे लिख लो पहले, लेकिन इसको ऐसे मत सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पे √1 - x² है, तो आप भी पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, माइनस कॉमन लेके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 - x² को t मान लो, -2x dx dt आ गया, तो जो IF की वैल्यू है दैट इज e पावर -x dx वो 1/2 dt/t बन गई, तो e की पावर ½ ln t, तो बेसिकली ये √t बन जाएगा, क्योंकि e ln √t होता है, तो √t मतलब √1 - x²। अब √1 - x² से कटेगा, इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज √t इज इक्वल्स टू qx dx, ऐसे आ जाएगा ना, ये कट गया, बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो x की पावर 6 का x की पावर 7/7, 4x dx 2x² प्लस c। आपको ये पहले ही बोला हुआ है f0 0 के बराबर है, तो अगर आप x को 0 y को 0 रखोगे तो c भी 0 हो जा रहा है अल्टीमेटली। तो आपका जो y है वो आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ना। अब एक चीज देखना, 6 टाइम्स है, 6 को बाद में ले लेंगे, पहले अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं। आपको इतना पता होगा कि -a से +a में अगर कोई फंक्शन ओड आ जाता है इंटीग्रेशन के टाइम, तो वो खत्म हो जाता है अपने आप में, मतलब आपको यही तो करना है, इंटीग्रेशन fx dx। 6 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे ना,
y बराबर एफ एक्स आपने निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं इस वाले पोर्शन का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस ए प्लस ए में कोई ऑड फंक्शन का इंटीग्रेट करते हो आप, जीरो हो जाता है वो, तो ये तो हट जाएगा। सिंपली आपका ये वाला बच जाएगा क्या, माइनस हाफ से प्लस हाफ 2x² dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें भी क्या है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर सेम फंक्शन आ रहा है, तो हम इस लिमिट को माइनस ए से प्लस ए की जगह 0 से a कर देंगे 2 टाइम्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होगा, स्लाइड चेंज करते हुए, मतलब आपको इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस हाफ से प्लस हाफ इज नथिंग बट 2 इंटू 0 से हाफ, है ना। 2 कैसे आया, एक 2 तो यहां से आ रहा था और एक माइनस ए से प्लस ए में इवन फंक्शन है तो उसका बेनिफिट अपन ने लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बेस्ट तरीका x को साइन थीटा रख, ध्यान रखना पूरे आंसर को 6 से मल्टीप्लाई करना है आगे। 0 टू पाई बाई 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, ये कैंसिल, इसको 4/2 करके 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दो, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बस ये आपका आंसर आएगा। आंसर को 6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, लिखा हुआ है, तो ये π/6 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा 0 से π/6, तो ये आ गया आपका 2 इंटू π/6, 0 पे तो 0 हो जाएगा और साइन π/3 √3/2, तो ये √3/4 बन जाएगा। अब ये आ गया आपका π/3 माइनस √3/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 से मल्टीप्लाई करें, यही उसने 2π माइनस अल्फा दिया हुआ है, 6 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो अल्फा की वैल्यू 3√3 आ गई आपकी, तो जो अल्फा स्क्वायर है वो 27 आ गया आंसर। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन था आपका, तो यहां पे करेक्ट आंसर 27 है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है LA9 GH, K ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड है, तो ये कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे कमाल की बात क्या है कि ABC तीनों, अगर आप इसको x मान ले और इसको y मान ले, x² + y² 100 आ रहा है, यहाँ भी x² + y² 100 आ रहा है, यहाँ भी x² + y² 100 आ रहा है। ये तीनों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसकी इक्वेशन x² + y² बराबर 100 है। तो भाई अगर वो इस पे लाई करते हैं तो सरकम सेंटर तो इसी सर्कल का सेंटर होगा ना, तो हमें उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर तो 0,0 मिल ही गया। अब हम OGC रूल लगाएंगे। OGC रूल बोले तो पहले ऑर्थो सेंटर, क्या है ऑर्थो सेंटर LA9, OGC ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड C बोले तो सरकम सेंटर, 2:1 में डिवाइड होता है। तो बस आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, mx2 + nx1 अपॉन m + n इज इक्वल्स टू h, तो यहां से a की वैल्यू तो 3h आ रही है, my2 + ny1 अपॉन m + n बराबर k तो सिंपली निकल आया, k की वैल्यू तो 3 ही आ गई सीधे सीधे। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने यूज कर लिया कि भाई सर्किल पे लाई कर रहे हैं और सर्किल से सरकम सेंटर आ गया, OGC रूल यूज कर लिया। अभी तक आपने ये कहां यूज किया कि जो सेंट्रोइड h, k वो एक्चुअली में क्या है। अब सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है h, वो क्या होगा x1 + x2 + x3/3, 3 को यहां ले लेते हैं, वो कॉमन ले लिया टेना, और आपको h पता है कि नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही 3 के वो 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लेते टाइम्स cos अल्फा - sin अल्फा दोनों में आ रहा है, के अंदर क्या करो, जो 10 टाइम्स cos अल्फा - sin अल्फा है वो बराबर कर दो, उस
देखो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बी 5 यूनिट्स। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है और एक पॉइंट P है उन दोनों लाइन के बीच में है जो कि यूनिट डिस्टेंस में किसी एक से। फिर उसके बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं PQR, जिसमें से Q तो एक लाइन पे आएगा और R दूसरी लाइन पे आएगा। तो उसने उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर पूछा है कितना है, ठीक है। तो पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है और एक पॉइंट P है इन दोनों के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस पे किसी एक से। तो P आप यहां मान लो ऐसे, ये मान लो आपकी 1 यूनिट की डिस्टेंस है, तो ये कितनी बची 4। और दो पॉइंट ले लो इस पे Q एंड R जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे। रैंडमली बना लो डायग्राम ऐसे, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसने पूछा है कि QR का स्क्वायर कितना होगा। QR मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको थीटा मान लूं एंगल को, और ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि ये पैरेलल लाइन से, ये 90 हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये 60 डिग्री है बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप इसको डायग्राम को फर्दर एक्सटेंड कर दो, ऐसे मिला दो इसको पूरा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा ये 60, तो ये कितना बचेगा 30 प्लस थीटा। चेक कर लो चाहे तो, 180 में से 60 और 90 माइनस थीटा का सब माइनस कर देना। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये R पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है ना, ये Q है। तो जो आप चाहे तो इसको कुछ नाम दे दो M। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा नीचे PMR, उसके अंदर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ एक बार। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय साइड PR। तो क्या यहां से अपने को PR साइड नहीं मिल गया 1 बाय साइन थीटा। अब ऐसे ही ना ऊपर वाला ट्रायंगल देखना चाहे तो आप इसको N मान लो। ये ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो, इसके अंदर क्या करो, क्योंकि आपको ये 4 पता है, ये एंगल पता है और साइड है PQ, इसमें cos 30 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय साइड। तो अपने को फिर से PQ पता चल गया, लेकिन हमें इतना पता है कि PQ और PR एक्चुअली में सेम है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा। देखो कैसे, ये आ गया 4 साइन थीटा और cos 30 डिग्री प्लस थीटा है। cos 30 डिग्री प्लस थीटा को cos A प्लस B के फॉर्मूले से खोल दो, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो हमारे पास 9 साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 cos थीटा आ गया। 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास √3/9। और आपका जो साइड है, चाहे आप उसको QR बोलो चाहे आप PR बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके साइड की वैल्यू 1 साइन थीटा है, तो आपको 1 साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। tan थीटा आपको पता है, तो जब आपको tan थीटा √3/9 पता है तो पाइथागोरस से ये √84 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/84। तो मेरा आंसर 84/3 मतलब 28 आ गया। तो बस करेक्ट आंसर आपका 28 आ जाता है इस क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 28 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। r² 30cr² अपॉन 30cr-1। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, पहले सिग्मा लगा लेते हैं चाहे तो, 1 से 30, r² अलग कर देते हैं, एक 30cr अपॉन 30cr-1 अलग कर लेते हैं और एक 30cr। इसको अलग क्यों किया है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है अपना डायरेक्ट, और डायरेक्ट नहीं पता तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं। NCR अपॉन NCr-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r। उसी का बेनिफिट अपन लेने वाले हैं यहाँ पे। तो ये r वैल्यू 1 to 30 r², ये n-r+1 अपॉन r हो जाएगा। और 30cr को आप लिख दो 30/r 29cr-1। r² कट, जो बचा 30 को आउट कर दो, ठीक है। क्या बचा 30 - r+1 और यहां बच गया 29c। इस 29cr-1 को NCR इक्वल्स टू NCn-r लगाओ, तो इन दोनों का डिफरेंस 30 - r आ रहा है। तो ये क्यों किया, ताकि ये इससे मैं जब स्प्लिट करूं तो सोल्व हो जाए। अब इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ दो, 30 तो कॉमन ही ले लो आप, 30 - r
29C 30 माइनस आर, आर की वैल्यू 1 से 30, और एक ये वाला पार्ट अलग कर दो 29C 30 माइनस आर। अब चाहे तो 30 माइनस आर को फिर से r माइनस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सीधा सीधा 2 की पावर 29 बन जाएगा, आप समझ गए होंगे क्यों, 29C0 29C1 अप टू 29C29। लेकिन इसका क्या करें, इसमें फिर से NCR को n/r लिख के सोल्व करेंगे। तो ये बन गया 30 और ये 30 माइनस आर इंटू 29 अपॉन 30 माइनस आर, सिग्मा तो लगा ही देना आप, आर की वैल्यू 1 से 30, यहां बच जाएगा 28C 29 माइनस आर, ठीक है। और ये आपका 2 की पावर 29। अब ये कितना बन गया 30, ये तो कट गया, 29 बाहर आ गया, और ये वाला अगर आप चेक करेंगे तो ये 2 की पावर 28 आएगी। आप चेक भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। पहले आप इसको 28C फिर NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर लगा दो, ऐसे करके। R की वैल्यू 30 पे भले ये 29 आए, वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि 28C 29 0 ही माना जाता है। तो ये 2 की पावर 28 आ गया बेसिकली, और ये 2 की पावर 29। अब यहां से 2 की पावर 28 आप कॉमन ले लो, तो ये 29 प्लस 2, तो 30 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 28, लेकिन हमें 2 की पावर 29 की फॉर्म में चाहिए, तो एक 2 यहाँ पे दे दो, 15 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 29। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 465, 31 इंटू 15, ठीक है ना, कंपेयर करने पर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिलेशंस बनाने हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, और उस रिलेशन है आपका 1 2 और 2 3 होना चाहिए। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इस वजह से 1 1 2 2 और 3 3 को तो आना ही पड़ेगा, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और साथ में 1 2 2 3 को कंटेन करे। तो अगर उसने 1 2 2 3 को कंटेन किया है तो 1 3 का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं बनेगा ना वरना 1 2 2 3 से 1 3। तो एक तो ये रिलेशन बन गया जो कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 1 नहीं है, 2 3 के करस्पॉन्डिंग 3 2 नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या और भी बन सकता है, देखते हैं। 1 1 2 2 3 3, इसको तो लेना ही है आपको। अब आप ऐसे करो, एक बार ना 2 1 और ऐड कर दो इसमें, उससे क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अभी आप सोच रहे हो कि 2 1 से गड़बड़ नहीं होगा, अगर 2 1 से 1 2 लाओगे तो 2 2 है, 2 1 से 1 3 लाओगे तो 2 3 भी है। तो अभी भी ये आपका नॉट सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव बन रहा है। ऐसे ही एक और हो सकता है, 1 2 2 3 तो आएगा ही आएगा, 1 3 भी आएगा। अब एक 3 2 और ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 2 2 3 से 3 3 भी मिल जाएगा, 3 2 बाकी तो है ही सही। तो अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से भी 3 1 ऐड किया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसका मतलब आपके पास 3 ऐसे रिलेशन बन सकते हैं जो इक्विवेलेंट, जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है।